नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज आखिरी वार से पहले पुतिन की फौज ने यूक्रेन को घेर लिया। क्या पाकिस्तान में भी तालिबान का राज होने वाला है? दिल्ली के कंझावला कांड की धमकीबाज सहेली ने झूठ क्यों बोला? और गहलोत कैंप ने सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस आला कमान को ही आंख दिखा दी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पूरी दुनिया को डरा देने वाला एक दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पुतिन ने बेलारूस और क्राइमिया में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। एक रोज पहले ही यूक्रेन ने इस बात की आशंका जताई थी कि इसी महीने पुतिन बहुत बड़ा हमला बोल सकते हैं। और अब वहां के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पुतिन ने बेलारूस और क्राइमिया में परमाणु हथियार तैनात कर दिए, क्योंकि यूक्रेन ने साल की शुरुआत में ही उन्हें खून के आंसू रुला दिए। उसने ऐलान किया था कि सिर्फ 2 ही हमलों में पुतिन के 500 सैनिक मारे गए। यूक्रेन का यह दावा पुतिन को तीर की तरह चुभा होगा, क्योंकि वो पहले से ही अपनी सेना में सैनिकों की कमी से जूझ रहे हैं। हालांकि उनके अधिकारियों ने सिर्फ 89 सैनिकों की मौत की बात कहकर उनकी चोट पर मरहम लगाने का काम जरूर किया, लेकिन पुतिन बदला लेंगे ये आशंका यूक्रेन ने भी जता दी थी। जिसके बाद आई इस खबर ने यूक्रेन के साथ उसके मददगार देशों में भी खौफ पैदा कर दिया, क्योंकि बेलारूस और क्राइमिया में परमाणु हथियार तैनात करने का मतलब है कि पुतिन कुछ तो बड़ा करने जा रहे हैं। और आशंका जताई जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की मौत का बदला पुतिन परमाणु हमले से भी ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। मतलब यह कि रूसी सेना बड़ी आसानी से कीव को परमाणु हथियार से निशाना बना सकती है, क्योंकि जंग की शुरुआत में भी हमले के लिए पुतिन ने बेलारूस के रास्ते का ही सहारा लिया था और उनके सैनिकों ने वहां से घुसकर यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी, जबकि राजधानी कीव को भी कई दिनों तक उन्होंने घेरे रखा था। और एक बार फिर यह आशंका जताई जा रही है कि बेलारूस की जमीन से ही यूक्रेन की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने जो दावा किया उससे यह साफ लगता है कि पुतिन इस बार अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने में कोई चूक नहीं चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने बेलारूस के साथ यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया में भी परमाणु हथियार भेज दिए, जहां से खैरसोन समेत डॉनबास के इलाकों पर हमला करना रूसी सेना के लिए बेहद आसान होगा। पहले भी रूस की सेना काला सागर में मौजूद जंगी जहाजों का इस्तेमाल करके यूक्रेन को मिसाइलों से दहलाती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत बड़ा है। और यूक्रेन के मुताबिक उसने परमाणु हथियारों की तैनाती का दावा ऐसे ही नहीं किया है, बल्कि उसके रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग ने बाकायदा रूस के उन हथियारों को ट्रैक किया है। ऐसे में उसका यह डर गलत नहीं है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। उधर पुतिन ने अपनी घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस एक आधुनिक जंगी जहाज समंदर में उतार दिया। पुतिन की सीधी चेतावनी पश्चिमी देशों के लिए है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को है, क्योंकि कहा जाता है कि जिरकॉन मिसाइल परमाणु जंग का पुतिन का वो पसंदीदा हथियार है जिससे वो अमेरिका के शहरों को चुन चुन कर बर्बाद करेंगे। अगर पुतिन ने जिरकॉन अमेरिका पर छोड़ दी तो बाइडेन के पास हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टमों को अपना काम करने में 8 से 10 सेकंड लगते हैं, और 8-10 सेकंड तो जिरकॉन के लिए अच्छा खासा वक्त है। इतनी देर में तो वो अमेरिका के और 20 किलोमीटर करीब पहुंच जाएगी। फिर अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें इतनी तेज भी नहीं है कि वो जिरकॉन जैसी हाई स्पीड मिसाइल तक पहुंच सकें। ऐसे में अमेरिका के पास रूस की जिरकॉन से निपटने के 2 ही रास्ते हैं। या तो वो जिरकॉन मिसाइल को लॉन्च होते ही इंटरसेप्ट करे, या फिर उसके रास्ते में कोई चीज उड़ा दे, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि दावे ऐसे हैं कि रूस की जिरकॉन मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब मिसाइल अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। ऊपर से रूस ने जिरकॉन मिसाइल तैनात करके अपने जंगी जहाज को अटलांटिक महासागर में भेजा है, और अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर ही अमेरिका है, यानी रूस का जहाज अमेरिका के बगल से गुजरने वाला है। हालांकि वहां से वो भूमध्य सागर और हिंद महासागर में पहुंचेगा। लेकिन फिर भी ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी तो है ही, क्योंकि जिरकॉन मिसाइल जंगी जहाजों को भी तबाह कर सकती है और जमीन पर मौजूद टारगेट को भी मौत की नींद सुला सकती है। पिछले साल मई में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का एक टेस्ट किया था। तब वो बैरेंट सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर फटी थी। यानी जिरकॉन मिसाइल की रेंज आराम से 1000 किलोमीटर है और उसकी रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। यह स्पीड जिरकॉन की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इतनी तेजी से उड़ने की वजह से मिसाइल के सामने की हवा का प्रेशर प्लाज्मा क्लाउड यानी प्लाज्मा का बादल बना देता है, जिसकी वजह से रेडार को मिसाइल नजर ही नहीं आती। और जब रेडार ही फेल हो जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यही वजह है कि पुतिन ताल ठोक कर बोल चुके हैं कि जिरकॉन मिसाइल को मार गिराने वाला हथियार दुनिया में बना ही नहीं है। अगर रूस के ये दावे सही हैं तो जिरकॉन मिसाइल खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हथियार है,
क्योंकि 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जिरकॉन को दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बना देती है। ऊपर से जिरकॉन उड़ते उड़ते अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसी वजह से रूस अपनी इस मिसाइल को अनस्टॉपेबल बोलता है, मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नए साल पर लगी चोट के बाद रूस अब काला सागर से हमले की भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। दावा किया गया कि इसके लिए रूस ने अपने 3 खतरनाक जंगी जहाज रवाना कर दिए, जो जल्द ही काला सागर में मोर्चा संभाल लेंगे, क्योंकि काला सागर ही वो जगह है जो यूक्रेन के लिए जंग में बुरा सपना साबित हुआ है। रूस ने जंग की शुरुआत में ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से यूक्रेन के अनाज का निर्यात ठप हो गया था। जबकि काला सागर के पास से ही रूस के युद्धपोतों ने यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई थी। हालांकि जंगी जहाज मॉस्को के तबाह होने के बाद रूस ने काला सागर से अपने कई जहाज हटा लिए थे, लेकिन अब खबर है कि अपने सैनिकों की मौत से भड़के रूस ने 3 जंगी जहाज काला सागर रवाना कर दिए हैं और इन जहाजों पर कुल 50 कैलिबर मिसाइलें भी तैनात कर दी गई हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस के बेहद करीब रोमानिया में अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी। खबर के मुताबिक नेटो देश रोमानिया में सेना की तैनाती को अमेरिका की दबाव बनाने वाली रणनीति के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि वो खुद यूक्रेन की जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। उसने 11 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग में यूक्रेन की हर तरह से मदद की। जब भी जेलेंस्की ने गुहार लगाई, अमेरिका उनके साथ खड़ा दिखा, लेकिन वो रूस से सीधी जंग से हमेशा बचता रहा। पर उसने रूस पर नकेल कसने के लिए एक नई तरकीब निकाल ली। अमेरिका ने अपनी वायुसेना की आधुनिक 101st एयरबोर्न डिवीजन की एक बड़ी टुकड़ी को रोमानिया में तैनात कर दिया। नेटो देश रोमानिया रूस के बेहद करीब है और उसके दक्षिण पूर्व का हिस्सा तो क्राइमिया से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यानी अमेरिका ने अपनी वायुसेना की टुकड़ी को क्राइमिया के इतने पास तैनात कर दिया है कि पुतिन की चिंता बढ़ जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में ही पुतिन के हथियारों का भंडार और कई अहम एयरबेस है, जिन पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। और अब ट्रेनिंग के नाम पर रोमानिया में अमेरिकी फौज की मौजूदगी ने यह बता दिया कि उन पर खतरा और बड़ा हो गया है। अमेरिका ने रोमानिया में सिर्फ क्राइमिया की तरफ ही सेना और हथियारों की तैनाती नहीं की है, बल्कि उसने रोमानिया के उत्तर में भी सैनिकों को उतार दिया। और ये अमेरिकी सैनिक रोमानिया के सैनिकों के साथ जिस जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जगह यूक्रेन की सीमा से कुछ किलोमीटर ही दूर है, जहां अमेरिकी सैनिक बंकर बनाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से हमला करने और आधुनिक हथियारों को चलाने का साझा अभ्यास कर रहे हैं। दावा किया गया कि जंग छिड़ने के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी सेना रूस के इतने करीब मौजूद है। इधर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान को युद्ध की धमकी देने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को जंग की खुली चुनौती दे दी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी किया, उसमें एक आतंकी हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़े दिखा, जिस पर उर्दू और अंग्रेजी भाषा में हम आ रहे हैं लिखा नजर आया। दावा यह किया गया कि इस वीडियो को इस्लामाबाद के मरगला हिल्स इलाके में बनाया गया है। यही नहीं, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके आतंकी स्नाइपर राइफल से सुरक्षा बल के जवानों को ढेर करते दिखाई दिए। जबकि इसी वीडियो के एक दूसरे हिस्से में टीटीपी के आतंकी एक इलाके में धमाका करते नजर आए। मतलब ये कि इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जबकि कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी के खिलाफ सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी, ताकि पाकिस्तान में अपने पांव जमा चुके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को ढेर किया जा सके, क्योंकि यह आतंकी संगठन हर गुजरते दिन के साथ अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है और इसके झंडे पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में दिखने भी लगे हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी के आतंकी ऊंची जगह पर झंडे लगाकर पाकिस्तान की फौज को खुली चुनौती दे रहे हैं। जबकि कुछ रोज पहले ही टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में अपनी सरकार तक बनाने का ऐलान कर चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को यह डर सताने लगा है कि कहीं अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान पर भी तालिबान का कब्जा ना हो जाए, क्योंकि टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान का ही हिस्सा है और वो भी अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहता है। और तो और इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तक को धमकी दे दी और चेतावनी दी कि अगर इन दोनों नेताओं की अगुवाई वाली पार्टियां सेना की गुलाम बनी नहीं तो इन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मतलब यह कि टीटीपी पाकिस्तान की सेना से दो हाथ करने के लिए तैयार है और माना जा रहा है कि इस खूंखार आतंकी संगठन से निपटने में पाकिस्तान तबाह तक हो सकता है, जबकि पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की मदद से वो इसे काबू कर लेगा। लेकिन अमेरिका को खुश करने के चक्कर में उसने तालिबान को भी नाराज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीटीपी को खदेड़ने के लिए पाकिस्तान अब जंग के दरवाजे पर पहुंच चुका है। उधर जैन समुदाय के तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बरकरार रखने के लिए केंद्र ने झारखंड सरकार को निर्देश दिए।
और कहा कि हर हाल में इस तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखी जाए। केंद्र ने श्री सम्मेद शिखर जी के आसपास तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक लगाने को कहा। साथ ही ये भी साफ किया कि वहां मीट की बिक्री भी ना हो। असल में बीते कुछ दिनों से जैन समुदाय के लोग श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच इजरायल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिलिट्री ड्रिल करके ईरान को सीधी चेतावनी दे दी। एक रोज पहले ही इजरायल की मीडिया ने दावा किया था कि इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर इसी हफ्ते एक सैन्य अभ्यास करेगा। लेकिन ईरान के खतरनाक तेवर देखकर दोनों देशों ने बिना वक्त गंवाए ये ड्रिल शुरू कर दी। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में दुनिया के बेहद घातक माने जाने वाले लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका ने अपने 6 F-15 फाइटर जेट एक रोज पहले ही इजरायल के नेवतिम एयरबेस पर तैनात किए थे, जबकि इजरायल के पास पहले से ही खरीदे गए अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान भी हैं। खबर के मुताबिक दोनों लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरकर ईरान को अपना दम दिखाया और इस बात का अभ्यास किया कि जरूरत पड़ने पर तेजी से ईरान में घुसकर वार किया जा सके, ताकि ईरान को भनक भी न लगे और उसका परमाणु ठिकाना तबाह हो जाए। क्योंकि इजरायल कई बार इस बात का दावा कर चुका है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है और इसी वजह से वो इन दिनों इजरायल के साथ अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली। ईरान की चेतावनियों का जवाब देने के लिए वो खुद मैदान में उतरा है। पहले अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान इजरायल भेजे और फिर उसके साथ मिलकर ड्रिल की, क्योंकि बीते कुछ दिनों में ईरान के साथ इजरायल का तनाव चरम पर पहुंच चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल का प्रधानमंत्री बनते ही ईरान के लिए जैसा रुख दिखाया, उसने आग में घी का काम किया। वहाँ ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि इजरायल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है, जिसके बाद इस बात की भी आशंका बढ़ गई कि ईरान पहले ही ऐसा कदम उठा सकता है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ने ये सैन्य अभ्यास करके उसे बता दिया कि वो हमले के बारे में सपने में भी न सोचे। उधर श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। घुटने में चोट लगने की वजह से संजू सैमसन को बाकी बची T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया। यानी अब वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाकी बचे मैचों में नहीं नजर आएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में फील्डिंग के दौरान संजू सैमसन के बाएं घुटने में चोट लग गई थी। इधर राजस्थान में गहलोत गुट ने इशारा कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में आला कमान का फैसला नहीं मानेंगे और गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी को बैठे बिठाए फायदा दिला सकती है, क्योंकि गहलोत गुट कांग्रेस आला कमान की बातों को काटने पर उतारू है। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था कि इस बार कांग्रेस किसी चेहरे के नहीं बल्कि संगठन के दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन गहलोत गुट के प्रमुख नेता संजय लोढ़ा ने नेतृत्व को गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने का सुझाव दे डाला कि अशोक गहलोत का चेहरा आगे रखकर ही उनको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने पायलट की काबिलियत पर उंगली उठाने में भी देर नहीं की। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री थे जब लोकसभा के चुनाव हुए। नतीजे क्या है आपको पता है। यानी राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान का अलग सुर है और गहलोत गुट का अलग, जो सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर किसी का ध्यान ही नहीं दिख रहा। सारा फोकस सीएम के चेहरे पर लग रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बने ट्विटर के मुख्यालय में अब वहां के कर्मचारियों को अपने साथ दफ्तर में टॉयलेट पेपर लेकर आना पड़ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी के खर्च में कटौती कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्विटर दफ्तर में ज्यादा वेतन की मांग करने वाले सफाई कर्मचारियों को मस्क ने निकाल दिया। यही वजह रही कि अब वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ टॉयलेट पेपर भी लेकर आना पड़ रहा है। उधर कुर्द लड़ाकों को आंखें दिखाने वाले तुर्की ने परेशान होकर पुतिन के आगे गुहार लगा दी। उसने पुतिन से उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की, ताकि तुर्की अपने सबसे बड़े दुश्मन कुर्द लड़ाकों को हमेशा के लिए ठिकाने लगा सके। सीरिया की सरकार को बचाने के लिए पुतिन ने वहां अपनी सेना तैनात की हुई है और तुर्की उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटाने की कसम खाए बैठा है। वो कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है, इसलिए वो आए दिन उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का शिकार करता रहता है। अभी सोमवार को ही तुर्की ने वहां 10 कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतारा था और अब 3 दिन बाद उसने फिर उत्तरी सीरिया में 12 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। लेकिन सीरिया में रूस का दखल इतना है कि पुतिन की मदद के बिना तुर्की वहां ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन घुमा दिया और उनसे कुर्द लड़ाकों का सफाया करने के लिए कुछ करने को कहा। इस बीच बाइडेन सरकार ने वीजा फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश कर दिया। अगर उनके इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो अमेरिका के वीजा की फीस में 204 गुना तक इजाफा हो जाएगा, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो दूसरे देशों से अमेरिका में काम करने जाना चाहते हैं, क्योंकि बाइडेन सरकार ने H-1B और L वीजा की फीस भी बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। L वीजा का इंतजाम अमेरिका की कंपनियां दूसरे देशों से आने वाले कर्मचारियों के लिए करती हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव के लागू होने पर उन्हें काम पर रखना भी महंगा हो जाएगा। इधर न्यूज 18 पर आतंकी अलर्ट की एक्सक्लूसिव खबर दिखाए जाने के बाद CRPF की 20 कंपनियां राजौरी पहुंच गई।
एक रोज पहले ही न्यूज 18 ने खुफिया दस्तावेज के हवाले से यह बताया था कि जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी और न्यायिक अधिकारी आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। और न्यूज 18 को मिले उस एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि इन अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने साइको वॉर शुरू की है, जिसका मकसद किसी बड़े अधिकारी पर हमला करना और उसके नीचे के अधिकारियों में डर पैदा करना होता है। मतलब ये कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने कश्मीर को दहलाने की खतरनाक साजिश रची है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की 20 कंपनियां राजौरी और पुंछ भेज दी। राजौरी के डांगी इलाके में सीआरपीएफ के जवान पहुंचे और एलजी सरकार से कुछ दिन पहले ही मांग की थी सुरक्षा की। गांव के लोगों ने न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि आतंकियों ने पाकिस्तान की सीमा से लगे पुंछ और राजौरी जिले में हमले का प्लान तैयार किया है। जबकि 1 और 2 जनवरी को आतंकियों ने राजौरी के डांगरी गांव में हमला कर 6 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बॉर्डर के पास मौजूद गांवों में रहने वाले लोगों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 1800 जवानों को पाकिस्तानी सीमा के पास मौजूद गांवों में तैनात कर दिया। इस दौरान सीआरपीएफ की एक टुकड़ी उसी डांगरी गांव में भी पहुंची जहां आतंकियों ने हमला किया था। सुरक्षा बल के गांव में पहुंचने के बाद इलाके के लोगों ने चैन की सांस ली। हम धन्यवाद करते हैं उनका और केंद्र सरकार का भी कि जिन्होंने बड़ी जल्दी क्विक एक्शन लिया। यही नहीं, सीमा पर मौजूद गांवों में वीडीसी यानी ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी सुरक्षा बल के जवानों के साथ मिलकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। उधर चीन से तनातनी के बीच ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से हाई मार्च यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में इस रॉकेट सिस्टम की ताकत देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसे खरीदने का मन बनाया, ताकि चीन अगर उस पर हमला कर दे तो उसके पास भी कुछ ऐसे घातक हथियार हों जो दुश्मन को धूल चटाने में दमदार साबित हो सकें। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उसने ऐलान किया कि वो एडवांस्ड मिसाइलों और रॉकेट सिस्टम पर $700 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। और हाइमार्स भी उन्हीं हथियारों में एक है जो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया की सेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह नहीं बताया गया कि वो अमेरिका से कितने हाइमार्स खरीदने वाला है, लेकिन पिछले साल अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने उससे 20 हाइमार्स और उससे जुड़े उपकरणों की मांग की है, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से ऐसे 20 रॉकेट सिस्टम खरीद रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मुताबिक उसे 2026 तक अमेरिका से हाइमार्स और उससे जुड़ी चीजें मिल जाएंगी। बताया गया कि जो हाइमार्स ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाले हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री का मानना है कि दुश्मन से निपटने के लिए यह जरूरी है कि उनकी सेना एडवांस हथियारों से लैस हो, ताकि उनके देश पर मंडरा रहे खतरे को मिट्टी में मिलाने में मदद मिल सके। इधर दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण पर लगी रोक को आखिरकार हटा लिया गया। प्रदूषण के स्तर में सुधार होने पर एयर क्वालिटी की जांच करने वाले केंद्र के पैनल ने यह फैसला लिया, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में फिर से गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम किए जा सकेंगे। एयर क्वालिटी की जांच करने वाले केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर जरूरी निर्माण कार्यों को छोड़कर बाकी सभी पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटा लिया गया। इस बीच खबर है कि सितंबर में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है क्रिकेट का। यह उम्मीद एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष जय शाह ने एक ट्वीट के बाद जताई, जिसमें उन्होंने एशिया कप में भारत के खेलने का जिक्र किया। इस साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें भारत के हिस्सा लेने पर संशय बना हुआ था। हालांकि इस ट्वीट में यह साफ नहीं किया गया कि एशिया कप के मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे या फिर किसी और देश में। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आया तूफान जानलेवा हो गया। वहां कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। और जिस तरह से कैलिफोर्निया में तूफान अपना रंग दिखा रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि वहां बर्बादी का ये बस टीजर है। बवंडर की तरह चलती हवाओं और बेलगाम बारिश के बाद कैलिफोर्निया में बड़ी बाढ़ का खतरा मुंह बाय खड़ा है। वहां 1,86,000 घरों में बिजली गायब है, कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और स्कूल बंद हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बांदा में भी दिल्ली के कंझावला जैसी घटना सामने आई, जहां तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से स्कूटर सवार महिला की जलकर मौत हो गई। क्योंकि ट्रक की टक्कर से स्कूटर में आग लग गई, लेकिन ट्रक ड्राइवर रुका नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक स्कूटर को घसीटता चला गया, जिसके बाद ट्रक में भी आग लग गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। हादसे में जिस महिला की मौत हुई वो लखनऊ की रहने वाली बताई गई। उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वहां बनाए कई घरों को तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के जमीन खाली कराने के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद वहां महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़कर शुक्रिया अदा करती नजर आईं। आरोप है कि रेलवे की जमीन पर हजारों लोग कई साल से कब्जा कर रहे थे, जिन्हें वहां से हटाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।
रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से। बताया गया कि इस जमीन पर करीब 4000 घर हैं, जिनमें रहने वाले लोग उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड सरकार और रेलवे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि उनके घरों को टूटने से बचाया जा सके। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगाई, लोग खुशी से झूम उठे। वहीं विपक्ष इसे न्याय की जीत बताते हुए सरकार पर हमलावर नजर आया। सरकार उन 4365 परिवारों को बेघर करने का मंसूबा पाले हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी सरकार सिर्फ कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही थी। न्यायालय के रुख पर ही थे, न्यायालय जो भी आदेश करेगा वो हमेशा हमें मान्य होगा। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आने तक इस जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार और रेलवे को निर्देश दिए कि जब तक वहां रहने वालों को घर मुहैया नहीं कराए जाते, तब तक अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। इस बीच नेपाल पर FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडराने लगा। FATF वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, जिसकी टीम ने नेपाल का दौरा किया। जिसके बाद अटकलें लगने लगीं कि नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि वहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त कानूनों की कमी है और जो हल्के फुल्के कानून बनाए भी गए हैं उनका भी ठीक से पालन नहीं होता। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने जांच शुरू कर दी। नेपाल दौरे पर गई FATF की टीम को वहां के 15 कानूनों में गड़बड़ी मिली और अब इस बात की जांच चल रही है कि 16 दिसंबर 2022 तक इन कानूनों को कितना सख्त किया गया। इस बारे में अप्रैल में नेपाल से सवाल जवाब होगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालना है या नहीं। वैसे नेपाल 2008 से 2014 तक इस ग्रे लिस्ट में रह चुका है। उस समय FATF में मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर नेपाल पर कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर उस पर इसी लिस्ट में शामिल होने की तलवार लटक रही है। और अगर ऐसा हो गया तो नेपाल की अर्थव्यवस्था चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कंगाली के दिन भी तभी शुरू हुए थे जब उसे टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। वैसे ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों जैसी पाबंदी नहीं लगती, लेकिन बाकी देश सतर्क हो जाते हैं और ग्रे लिस्ट में शामिल देश की आर्थिक मदद करने से कतराते हैं। 2008 से 2019 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहने वाले पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ और वहां की एक कंपनी ने इस वजह से पाकिस्तान को करीब $38 बिलियन यानी 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। और अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो उसका भी पाकिस्तान जैसा हश्र हो सकता है, या यूं कहें कि उससे भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि FATF जिस देश को ग्रे लिस्ट में डालता है उसकी निगरानी बढ़ जाती है और उसे इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए एक तय सीमा वाला प्लान सौंपना होता है, जो मौजूदा हालात में नेपाल के लिए मुश्किल लगता है। ये बात खुद नेपाल के नेशनल बैंक के एक बड़े अधिकारी ने कही और बयान दिया कि नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े सख्त कानून बनाना और उन्हें लागू कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, यानी नेपाल तैयार नहीं है। एक लंबा वक्त वो चीन के मायाजाल में उलझा रहा और जब उससे निकलने का वक्त आया तो टेरर फाइनेंसिंग जैसी खतरनाक समस्या सामने खड़ी हो गई और इस समस्या को सुलझाने का उसके पास कोई अच्छा प्लान भी नजर नहीं आता। नेपाल और पाकिस्तान दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं और इसीलिए ये बात भारत के लिए भी परेशानी वाली है, क्योंकि एक पाकिस्तान कम था कि नेपाल भी पाकिस्तान बनने लगा। टेरर फाइनेंसिंग के कड़े कानून नहीं होने का मतलब नेपाल की जमीन का इस्तेमाल आतंकी हरकतों के लिए हो रहा है, जो भारत के लिए परेशानी वाली बात है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि FATF ने नेपाल की चोरी पकड़ ली और अगर अप्रैल तक वो FATF को भरोसा दिला दे और टेरर फाइनेंसिंग पर लगाम लगा दे तो कंगाल होने और भारत से रिश्ता बिगड़ने वाले हालात बनने से रोक सकता है। उधर इंग्लैंड की फुटबॉल प्रीमियर लीग में पहली बार एक सिख रेफरी को चुना गया। भूपिंदर सिंह गिल को इंग्लिश प्रीमियर लीग में असिस्टेंट रेफरी बनाया गया, जिन्होंने इंग्लैंड की फुटबॉल प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन और नॉटिंघम के बीच मुकाबले का जिम्मा संभाला। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतिहास रच दिया, क्योंकि वो पहले सिख रेफरी बने जिन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग में रेफरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इधर राजस्थान के अलवर में एक बार फिर गैंग वॉर की घटना सामने आई। आरोप है कि वहां कुछ बदमाशों ने मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाए गए एक इनामी बदमाश पर फायरिंग कर दी, जिससे बहरोड के जिला अस्पताल में भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक इनामी बदमाश विक्रम उर्फ लादेन को जांच के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि इसी दौरान पपला और जसराम गैंग के करीब 6 बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर उस पर 3 गोलियां चलाईं, जिसमें वो बदमाश तो बच गया, लेकिन अस्पताल में मौजूद कुछ महिलाएं गोली लगने से घायल हो गईं। हालांकि गोलीबारी कर भागने की फिराक में बाहर निकले एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, जिससे पूछताछ के साथ ही पुलिस अस्पताल की CCTV फुटेज खंगालने में जुट गई ताकि फायरिंग करने वाले बाकी बदमाशों को भी गिरफ्त में लिया जा सके। इस बीच ईरान ने ऑस्कर विजेता अभिनेत्री तारानेह को जमानत पर रिहा कर दिया। वहां की सरकार ने उन्हें हिजाब विरोधी प्रदर्शन पर झूठ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।
वो पिछले करीब 18 दिन से जेल में बंद थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा मिलने पर भड़काऊ पोस्ट लिखी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उधर जापान ने आरोप लगाया कि उसकी समुद्री सीमा के नजदीक चीन ने अपना सबसे ताकतवर जंगी जहाज भेज दिया। इससे पहले भी चीन ने जापान की सीमा के पास 130 फाइटर जेट भेजे थे, लेकिन इस बार उसने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग को जापान की समुद्री सीमा के पास भेज दिया। जापान का दावा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना मिलिट्री ड्रिल करने में जुटी है और इसी के तहत उसके जंगी जहाज और लड़ाकू विमान लगातार उसकी समुद्री सीमा के पास मंडरा रहे हैं। हालांकि चीन की इस उकसावे वाली हरकत के बाद जापान भी एक्शन में आ गया और उसने ओकिनावा द्वीप के पास समंदर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए और उनकी निगरानी के लिए कई लड़ाकू विमान भी भेज दिए। असल में जापान सागर में मौजूद कुछ द्वीपों को लेकर दोनों के बीच विवाद है, लेकिन जब से जापान ने चीन को दुश्मन नंबर 1 बताकर अपने सैन्य खर्च को दुगना करने का ऐलान किया है, तभी से चीन उस पर भड़का हुआ है। इधर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में वीएचपी ने एंटी लव जिहाद हेल्पलाइन शुरू की, जिसका मकसद लव जिहाद के पीड़ितों की मदद करना होगा। और वीएचपी की इस हेल्पलाइन पर पीड़ित को सलाह के साथ कानूनी मदद मिलेगी। यही नहीं, एंटी लव जिहाद हेल्पलाइन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए दक्षिण कन्नड़ जिले में करीब 2 लाख पर्चे बंटवाने की योजना है। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कश्मीरी मूल के एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। श्रीनगर का रहने वाला अबू उस्मान जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआईएस का सबसे बड़ा रिक्रूटर है। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसे कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस में आतंकियों को भर्ती करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस वक्त एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी अफगानिस्तान में है और तालिबान के शासन से पहले ये वहाँ की जेल में बंद था, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद फौरन इसे जेल से रिहा कर दिया गया था। और अब इसके खतरनाक इरादों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसे यूएपीए के तहत डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अबू उस्मान जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के लिए जमीन तैयार करने में जुटा है, जिसके लिए उसने कश्मीर के नौजवानों को बरगलाना भी शुरू कर दिया है, ताकि वो कश्मीर को एक बार फिर आतंक की आग में झोंक सके। भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अबू उस्मान का जन्म 1974 में श्रीनगर में हुआ था और वो पिछले काफी वक्त से अफगानिस्तान में छिपा है। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अबू उस्मान को मानव बम बनाने में महारत हासिल है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी बताती है कि अबू उस्मान को पहली बार जम्मू कश्मीर में 1992 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1996 में जेल से छूटने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान भाग गया और उसका नाम तब सामने आया जब 25 मार्च 2020 को काबुल के एक गुरुद्वारे पर हमला हुआ। उस आतंकी हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे अबू उस्मान ने ही अंजाम दिया था, जो नाम बदलकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचकर पिछले 25 साल से वहां छिपा हुआ था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर विजन 2047 के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के जल मंत्रियों को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अकेले केंद्र सरकार की कोशिशों से जल संरक्षण के काम में सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने आने वाले 25 साल को जल संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पीएम ने सभी सरकारों से जल संरक्षण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सिस्टम की तरह काम करने की भी सलाह दी। उधर दिल्ली के मायापुरी इलाके में शंभू दयाल नाम के एक एएसआई पर लूट के आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल पर उस वक्त हमला हुआ जब वो लूट के आरोपी को पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे थे। घायल एएसआई की हालत खतरे से बाहर बताई गई। इस बीच पाकिस्तान में बाजवा के बाद अब नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सऊदी अरब के आगे झोली फैलाने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसके अलावा पाकिस्तान पर दूसरे देशों से लिए गए भारी भरकम कर्ज को चुकाने का भी दबाव है। ऐसे में पाकिस्तान को इस महासंकट से उबारने के लिए नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस दौरान आसिम मुनीर सऊदी अरब को रक्षा क्षेत्र में मदद करने की पेशकश करेंगे और बदले में उससे पैसों की गुहार भी लगाएंगे। इससे पहले जनरल बाजवा ने भी सऊदी अरब का दौरा कर पाकिस्तान को कर्ज दिलवाया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरी और सरकार की गलत नीतियों से पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई। इसके अलावा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घट रहा है, जिसकी वजह से दूसरे देशों से सामान मंगवाना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया
और फिर धीरे धीरे वहां सभी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। हालांकि खबर है कि आसिम मुनीर को सऊदी अरब दौरे से कुछ खास हासिल नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्हें पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया गया था तब उन्हें लेकर सऊदी अरब ने नाराजगी जताई थी। इसकी वजह थी कि उस वक्त सऊदी अरब तक ये बात पहुंचाई गई थी कि आसिम मुनीर शिया मुसलमान है, जिस पर सुन्नी मुसलमानों की ज्यादा आबादी वाले देश सऊदी अरब ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस पर सफाई दी थी और इस खबर को झूठा बताया था। इधर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल कर्मचारियों ने धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी शिकायत जेल प्रबंधन से की और आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने कई बार उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी। सत्येंद्र जैन पर लगे इन आरोपों की जेल प्रबंधन ने जांच की और उसकी रिपोर्ट जेल के डीजी को सौंप दी, जिसमें जेल स्टाफ ने सत्येंद्र जैन पर कई संगीन आरोप लगाए। इधर वंदे भारत ट्रेन पर बिहार में पथराव होने पर ममता बनर्जी बिफर गई, क्योंकि इससे पहले आरोप लगा था कि बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पता चला कि घटना बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में हुई थी। इस पर ममता बनर्जी बिफर गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। बंगाल को बदनाम करते हैं, मैं उसको कंडेम करती हूँ। वंदे भारत ट्रेन पर 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पथराव किया था। उनकी ट्रेन पर पत्थरबाजी करते हुए एक तस्वीर भी सामने आई। इस बीच तुर्की ने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की नई खेप रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन रवाना कर दी। इससे पहले अगस्त में भी तुर्की ने जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माने जाने वाली 50 किर्पी बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी थी, जिसके करीब 5 महीने बाद तुर्की ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए 42 किर्पी बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन भेजा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि ट्रेन के जरिए फिर कुछ बख्तरबंद गाड़ियां ज़ेलेंस्की की सेना की मदद के लिए रवाना कर दी गईं। पहले भी खबरें आई थी कि तुर्की की ओर से यूक्रेन को आने वाले दिनों में ऐसी करीब 150 बख्तरबंद गाड़ियां और मिलने वाली हैं, जो पुतिन की सेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। इससे पहले तुर्की के बारख्ताश TB2 ड्रोन भी इस जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए थे और अब तुर्की का एक और भरोसेमंद हथियार पुतिन की सेना की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि तुर्की की इन बख्तरबंद गाड़ियों के निचले हिस्से में V शेप का एक कवच लगा होता है, जो बारूदी सुरंग से होने वाले धमाकों से इन्हें बचाता है। और इनमें जवानों के बैठने के लिए सीट इस तरह से बनाई गई है कि वो धमाके की वजह से बनने वाले दबाव को बेअसर कर देती है। साथ ही इनमें जैमर सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जो सड़क पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों में धमाके के लिए भेजे गए सिग्नल को जैम कर देता है। और जंग के मैदान में ये बख्तरबंद गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से फर्राटा भर लेती हैं, जिस वजह से इनके दुश्मन की पकड़ में आने की संभावनाएं कम रहती हैं। एक खास बात यह भी है कि ये गाड़ियां ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाली मशीन गन से तो लैस हैं ही, साथ ही दुश्मन की गोलियां इन गाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और इनमें बैठकर 10 सैनिक जंग के मोर्चे पर निकल सकते हैं। इन बख्तरबंद गाड़ियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बारूदी सुरंगों के धमाके से भी इनका बाल भी बांका नहीं होता। इधर ऑनलाइन ऑटो बुक करने वालों को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने बुकिंग के वक्त लगने वाले सर्विस चार्ज की लिमिट पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दे दिया, जिससे लोगों के लिए अब ऑनलाइन ऑटो बुक कराना महंगा हो जाएगा। पिछले साल नवंबर महीने में परिवहन विभाग ने ऑनलाइन ऑटो की बुकिंग पर 5% तक सर्विस चार्ज की सीमा लगाई थी। इसे ओला और उबर ने कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें समाधान निकलने तक 10% सर्विस चार्ज लगाने की अनुमति दे दी। उधर मुंबई दौरे पर गए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने विवादास्पद बयान दे दिया और उनके पहनावे पर तंज कर दिया। यूपी में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई दौरे में, और इसी दौरान कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी को कम कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर यह कहकर तंज कसा कि भगवा कपड़े पहनकर उद्योग नहीं आता। धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की बात करके कांग्रेस को घेर लिया। योगी जी के जो मजबूत इच्छा शक्ति और बुलडोजर है उससे परेशान है ये लोग। यानी हुसैन दलवाई भी कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हो गए जो चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर रहे हैं और बीजेपी को कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका दे रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही एंटनी ने सुझाव दिया था कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को इस छवि से बाहर निकलना होगा और हिंदू समुदाय के करीब जाना होगा। इस बीच न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 319 रन का टारगेट दे दिया, जिसके जवाब में उत्तरी पाकिस्तान की टीम के 2 बल्लेबाज आउट भी हो गए और स्कोरबोर्ड पर उस वक्त तक एक भी रन नहीं लगा था। इससे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लेदम ने 62 रन की पारी खेली और टीम को 277 रन के स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने पारी घोषित कर दी। अब टेस्ट मैच के आखिरी दिन में पाकिस्तान को 319 रन बनाने होंगे, जबकि न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 8 विकेटों की जरूरत होगी। उधर पोलैंड ने अमेरिका से उसके सबसे ताकतवर टैंक M1 एब्रम्स की दूसरी खेप खरीदने की डील कर ली। पोलैंड को यह लग रहा है कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से कहीं पुतिन का गुस्सा उस पर न फूट पड़े।
क्योंकि रूस कई बार यूक्रेन की मदद करने वालों को परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। यही वजह है कि पोलैंड के रक्षा मंत्री ने अमेरिका से उसके M1 एब्रम्स टैंकों की दूसरी खेप खरीदने की डील पर साइन कर दिए। इस समझौते के तहत पोलैंड को अमेरिका से 116 M1 एब्रम्स टैंक मिलेंगे। बताया गया कि दोनों देशों के बीच ये डील 140 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 11,500 करोड़ रुपए में हुई। खबर है कि अमेरिका पोलैंड को इन टैंकों की सप्लाई इसी साल शुरू कर देगा, जिससे पोलैंड की सैन्य ताकत में इजाफा होने की उम्मीद है। पोलैंड के रक्षा मंत्री के मुताबिक वो लगातार अपनी सेना को मजबूत करने में जुटे हैं ताकि रूस के हमला करने पर उनके देश की सेना उसका मुकाबला कर सके। और यही वजह है कि यूक्रेन से युद्ध छिड़ने के बाद पोलैंड ने पिछले साल भी अमेरिका से 250 M1 एब्रम्स टैंक खरीदने की डील की थी, जिनकी सप्लाई 2025 से 2026 के बीच होने की उम्मीद है। क्योंकि जंग में भले ही रूस के सैकड़ों टैंक तबाह हुए हों, लेकिन रूस के टैंकों का मुकाबला करना आसान नहीं माना जाता। इसीलिए पोलैंड लगातार अमेरिका से एब्रम्स टैंक खरीदने पर जोर दे रहा है, क्योंकि ये खबरें आती रही हैं कि पोलैंड से लगने वाली यूक्रेन की सीमा के पास रूस के टैंक तैनात हैं। रूस के टैंकों की तैनाती के बाद यूक्रेन ने भी अपने टैंक तैनात किए हैं, लेकिन पोलैंड को लगता है कि अगर जंग तेज हुई तो यूक्रेन के टैंक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सीमा पर तैनात करने के लिए अमेरिका से M1 एब्रम्स टैंक खरीद रहा है। इधर गुजरात के अहमदाबाद में फिल्म पठान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर नाराजगी जताते हुए इन लोगों ने फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग की थी। इसके बावजूद शहर के एक सिनेमाघर में फिल्म लगा दी गई, जिसके बाद इन दोनों हिंदूवादी संगठनों के कुछ कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आए और उन्होंने उस सिनेमा घर के अंदर घुसकर फिल्म एक्टर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के कुछ कटआउट को लात मारकर गिरा दिया और फिर उन्हें तोड़ डाला। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। बवाल बढ़ा तो थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बाद सिनेमाघर से फिल्म के पोस्टर हटा दिए गए। उधर अमेजॉन ने अपने 18,000 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया। कंपनी ने इस फैसले की वजह मुनाफे में गिरावट को बताया, जिसकी जानकारी अमेजॉन के CEO एंडी जेसी ने दी। नवंबर महीने में भी कंपनी ने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया था। उस वक्त अमेजॉन ने 2023 में भी छटनी जारी रखने के संकेत दिए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर उसके सेना के एक ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। मतलब ये कि करीब 11 महीने से जारी इस जंग में जेलेंस्की की सेना अब रूस में घुसकर हमला करने से भी नहीं चूक रही है। और अपना दम दिखाने के लिए यूक्रेन की सेना ने रूस के साइबेरिया के एक इलाके में मौजूद पुतिन की फौज के एक ट्रेनिंग कैंप को उड़ा दिया। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रेनिंग कैंप से आग की भयानक लपटें उठती दिखाई दी, जबकि काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही वहां मिसाइल गिरी थी। इस दौरान वहां रूसी सेना के कुछ जवान भी दिखाई दिए। पास में ही सैनिकों के रहने वाले कई टेंट भी नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन रूस ने किसी भी तरह के नुकसान की बात से साफ इनकार कर दिया। इधर विमानों का संचालन करने वाली संस्था DGCA ने एयर इंडिया के विमान में एक महिला यात्री से हुई बदसलूकी के मामले में कड़ी आपत्ति जताई। महिला यात्री से बदसलूकी की घटना पिछले साल 26 नवंबर की है, जिस पर DGCA ने सख्त ऐतराज जताते हुए एयर इंडिया को नोटिस भेज दिया। DGCA के मुताबिक उस विमान में एयर इंडिया के क्रू ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए विमान के पायलट और बाकी क्रू से जवाब मांगा गया कि उन पर एक्शन क्यों न लिया जाए। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में सरकारी जमीन को खाली करवाने पहुंची पुलिस की एक टीम से कुछ प्रदर्शनकारी भिड़ गए। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने नोटिस दिए बिना वहां कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके विरोध में वो सड़कों पर उतर आए और वहां पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गए। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगे बोर्ड को उठाकर उन्हें फेंकना भी शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। विरोध प्रदर्शन के दौरान गुस्साए लोगों ने सड़क पर सूखी लकड़ियां रखकर उनमें आग लगा दी, जिससे वहां ट्रैफिक जैम हो गया। ऐसे में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जो लोग धरना दे रहे थे यहाँ पर। बाद में खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। इस बीच तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर लगे बैन को हटाने से फिर इनकार कर दिया। यही नहीं, वहां के उच्च शिक्षा मंत्री निदा मोहम्मद नदीम ने तो दुनिया को चेतावनी तक दे डाली और साफ कह दिया कि चाहे अफगानिस्तान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, लेकिन तालिबान सरकार नहीं झुकने वाली। निदा मोहम्मद नदीम ने दावा किया कि तालिबान सरकार किसी के साथ गलत नहीं कर रही, बल्कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो शरिया कानूनों के मुताबिक है। निदा मोहम्मद ने दूसरे देशों को इसमें दखल न देने की हिदायत भी दे डाली। असल में 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने के बाद से ही तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ कई ऐसे फैसले लिए जिन पर न सिर्फ उनके देश में बल्कि दुनिया भर में उनकी आलोचना की गई।
लेकिन इसके बावजूद तालिबान सरकार महिलाओं पर लिए गए अपने फैसलों पर अडिग है। उधर अफगानिस्तान के बगलान में तालिबान ने पूर्व पुलिसकर्मी मोहम्मद हाशिम को चौराहे पर लटका दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें तालिबानी लड़ाका उस पूर्व पुलिसकर्मी को चौराहे पर लटकाता नजर आया, जबकि कुछ तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ उसके शव को पकड़े हुए नजर आए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई, जिनमें कुछ लोगों ने तालिबान लड़ाकों की इस बर्बरता का वीडियो बना लिया। इस बीच अमेरिका ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के एक विमान ने उसके लड़ाकू विमान को घेर लिया था। यह घटना 21 दिसंबर की बताई गई, जिसके करीब एक हफ्ते बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया था कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए। लेकिन अमेरिका के इस दावे को चीन ने मानने से इनकार कर दिया, बल्कि ये दावा किया कि अमेरिका की वायुसेना के RC-135 विमान ने उसके J-11 लड़ाकू विमान को साउथ चाइना सी के ऊपर घेर लिया था। और इस घटना को दुनिया के सामने ऐसे पेश किया गया कि गलती चीन की हो। चीन ने दावा किया कि अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट ने अचानक उड़ान के दौरान बदलाव किए थे, जिसके कारण उसके विमान को अपनी दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन चीन के उस दावे को अमेरिका ने पूरी तरह खारिज कर दिया। साथ ही इस घटना के लिए चीन को ही कसूरवार ठहराया और आरोप लगाया कि चीन का J-11 लड़ाकू विमान ही उसके RC-135 विमान के बेहद नजदीक पहुंचा था। अमेरिका का दावा है कि जब उसकी वायुसेना का विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान खतरनाक तरीके से उसके पास से होकर गुजरा, जिस वजह से दोनों विमानों के बीच टक्कर होते होते बच गई। अमेरिका ने दावा किया कि दोनों एयरक्राफ्ट की टक्कर को रोकने के लिए अमेरिकी विमान के पायलट को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले भी अमेरिका चीन पर यह आरोप लगा चुका है कि वो साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड के बीच पाइपलाइन के अंदर पानी जम गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि पाइप में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए जल शक्ति विभाग ने आग का सहारा भी लिया, लेकिन लोगों के लिए ये राहत नाकाफी दिखी। पाइपें जो पुरानी पाइपें हैं इनको हटा करके इनकी जगह नई पाइपें बिछाई जाएं। बारामूला और रफियाबाद समेत उत्तर कश्मीर के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड में पानी के बर्फ बन जाने से लोग परेशान रहे। उधर यूक्रेन में अपने बारकताश ड्रोन का दम दिखाने के बाद तुर्की अब उससे भी ज्यादा दमदार अपने अकिंजी ड्रोन पर दांव खेलने की तैयारी में। खबर है कि तुर्की अपने ड्रोन को एक बेहद दमदार रेडार से लैस करने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि तुर्की के अकिंजी ड्रोन को जंग के मैदान का ऐसा हथियार बना देगा कि उससे मुकाबला करने में तुर्की के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। अकिंजी 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने वाला ड्रोन है, जो हवा से जमीन और हवा से हवा में जैसे खतरनाक अटैक मिशनों को अंजाम दे सकता है। लेकिन तुर्की उसकी इतनी ही ताकत से खुश नहीं, इसलिए उसने अकिंजी ड्रोन में आयसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार फिट करने का मन बना लिया है। आयसा रेडार वो चीज है जो ज्यादा दूर से खतरे को भांप सकती है, छोटे टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकती है और उसे जैम करना भी आसान नहीं। यानी आयसा रेडार मिलने के बाद अकिंजी ड्रोन किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। अगर ये हुआ तो तुर्की का अकिंजी इस रेडार से लैस दुनिया का पहला ड्रोन होगा। उधर झारखंड की राजधानी रांची में 8 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल रहीं, जिसे सुरक्षा बल ने बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि पिछले 5 साल में पहली बार 8 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने सीआरपीएफ और पुलिस की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को इस कामयाबी की वजह बताया। उधर राजस्थान में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली एजेंसी एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी के एक फरमान पर घमासान छिड़ गया। एसीबी की तरफ से आदेश जारी किया गया कि भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी को ट्रैप करने के बाद उसका नाम और उसकी तस्वीर जारी नहीं की जाएगी। लेकिन बीजेपी से पहले गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने ही इस फैसले को गलत बता दिया। चीफ मिनिस्टर ऐसे आदेश किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी ने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। इतना बड़ा निर्णय सरकार की बिना जानकारी के अधिकारी ले ले, ये मुझे संभव नहीं लगता। इसके साथ ही बीजेपी ने सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग भी की। इस बीच आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के नेता महेश नायडू एक पेट्रोल पंप कर्मचारी पर भड़कते नजर आए और उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरते ही उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। उन्हें गुस्से में देख उनका एक समर्थक भी आगे बढ़ा और उसने उस पंप कर्मी को गिराकर पीट दिया। इसके बाद वो तेजी से कार की तरफ गया और उसमें रखी लोहे की रॉड निकाल रहा है। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पुतिन बदला लेंगे, ये आशंका यूक्रेन ने भी जता दी थी, जिसके बाद आई इस खबर ने यूक्रेन के साथ उसके मददगार देशों में भी खौफ पैदा कर दिया, क्योंकि बेलारूस और क्राइमिया में परमाणु हथियार तैनात करने का मतलब है कि पुतिन कुछ तो बड़ा करने जा रहे हैं।
और आशंका जताई जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की मौत का बदला पुतिन परमाणु हमले से भी ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। मतलब ये कि रूसी सेना बड़ी आसानी से कीव को परमाणु हथियार से निशाना बना सकती है, क्योंकि जंग की शुरुआत में भी हमले के लिए पुतिन ने बेलारूस के रास्ते का ही सहारा लिया था और उनके सैनिकों ने वहां से घुसकर यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी, जबकि राजधानी कीव को भी कई दिनों तक उन्होंने घेरे रखा था। और एक बार फिर ये आशंका जताई जा रही है कि बेलारूस की जमीन से ही यूक्रेन की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। लेकिन यूक्रेन ने जो दावा किया उससे ये साफ लगता है कि पुतिन इस बार अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने में कोई चूक नहीं चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बेलारूस के साथ यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया में भी परमाणु हथियार भेज दिए, जहां से खैरसोन समेत डॉनबास के इलाकों पर हमला करना रूसी सेना के लिए बेहद आसान होगा। पहले भी रूस की सेना काला सागर में मौजूद जंगी जहाजों का इस्तेमाल करके यूक्रेन को मिसाइलों से दहलाती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत बड़ा है और यूक्रेन के मुताबिक उसने परमाणु हथियारों की तैनाती का दावा ऐसे ही नहीं किया है, बल्कि उसके रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग ने बाकायदा रूस के उन हथियारों को ट्रैक किया है। ऐसे में उसका ये डर गलत नहीं है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। उधर पुतिन ने अपनी घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस एक आधुनिक जंगी जहाज समंदर में उतार दिया। पुतिन की सीधी चेतावनी पश्चिमी देशों के लिए है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को है, क्योंकि कहा जाता है कि जिरकॉन मिसाइल परमाणु जंग का पुतिन का वो पसंदीदा हथियार है जिससे वो अमेरिका के शहरों को चुन चुन कर बर्बाद करेंगे। अगर पुतिन ने जिरकॉन अमेरिका पर छोड़ दी तो बाइडेन के पास हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टमों को अपना काम करने में 8 से 10 सेकंड लगते हैं और 8-10 सेकंड तो जिरकॉन के लिए अच्छा खासा वक्त है। इतनी देर में तो वो अमेरिका के और 20 किलोमीटर करीब पहुंच जाएगी। फिर अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें इतनी तेज भी नहीं है कि वो जिरकॉन जैसी हाई स्पीड मिसाइल तक पहुंच सकें। ऐसे में अमेरिका के पास रूस की जिरकॉन से निपटने के दो ही रास्ते हैं, या तो वो जिरकॉन मिसाइल को लॉन्च होते ही इंटरसेप्ट करे या फिर उसके रास्ते में कोई चीज उड़ा दे, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि दावे ऐसे हैं कि रूस की जिरकॉन मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब मिसाइल अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। ऊपर से रूस ने जिरकॉन मिसाइल तैनात करके अपने जंगी जहाज को अटलांटिक महासागर में भेजा है और अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर ही अमेरिका है, यानी रूस का जहाज अमेरिका के बगल से गुजरने वाला है। हालांकि वहां से वो भूमध्य सागर और हिंद महासागर में पहुंचेगा, लेकिन फिर भी ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी तो है ही, क्योंकि जिरकॉन मिसाइल जंगी जहाजों को भी तबाह कर सकती है और जमीन पर मौजूद टारगेट को भी मौत की नींद सुला सकती है। पिछले साल मई में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का एक टेस्ट किया था। तब वो बैरेंट सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर फटी थी। यानी जिरकॉन मिसाइल की रेंज आराम से 1000 किलोमीटर है और उसकी रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। ये स्पीड जिरकॉन की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इतनी तेजी से उड़ने की वजह से मिसाइल के सामने की हवा का प्रेशर प्लाज्मा क्लाउड यानी प्लाज्मा का बादल बना देता है, जिसकी वजह से रेडार को मिसाइल नजर ही नहीं आती। और जब रेडार ही फेल हो जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यही वजह है कि पुतिन ताल ठोक कर बोल चुके हैं कि जिरकॉन मिसाइल को मार गिराने वाला हथियार दुनिया में बना ही नहीं है। अगर रूस के ये दावे सही हैं तो जिरकॉन मिसाइल खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हथियार है, क्योंकि 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जिरकॉन को दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बना देती है। ऊपर से जिरकॉन उड़ते उड़ते अपना रास्ता भी बदल सकती है। इसी वजह से रूस अपनी इस मिसाइल को अनस्टॉपेबल बोलता है, मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नए साल पर लगी चोट के बाद रूस अब काला सागर से हमले की भी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। दावा किया गया कि इसके लिए रूस ने अपने 3 खतरनाक जंगी जहाज रवाना कर दिए, जो जल्द ही काला सागर में मोर्चा संभाल लेंगे, क्योंकि काला सागर ही वो जगह है जो यूक्रेन के लिए जंग में बुरा सपना साबित हुआ है। रूस ने जंग की शुरुआत में ही काला सागर की किलेबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से यूक्रेन के अनाज का निर्यात ठप हो गया था। जबकि काला सागर के पास से ही रूस के युद्धपोतों ने यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई थी। हालांकि जंगी जहाज मॉस्को के तबाह होने के बाद रूस ने काला सागर से अपने कई जहाज हटा लिए थे, लेकिन अब खबर है कि अपने सैनिकों की मौत से भड़के रूस ने 3 जंगी जहाज काला सागर रवाना कर दिए हैं और इन जहाजों पर कुल 50 कैलिबर मिसाइलें भी तैनात कर दी गई हैं। उधर यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस के बेहद करीब रोमानिया में अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी। खबर के मुताबिक नेटो देश रोमानिया में सेना की तैनाती को अमेरिका की दबाव बनाने वाली रणनीति के तहत देखा जा रहा है।
क्योंकि वो खुद यूक्रेन की जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। उसने 11 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग में यूक्रेन की हर तरह से मदद की। जब भी जेलेंस्की ने गुहार लगाई, अमेरिका उनके साथ खड़ा दिखा, लेकिन वो रूस से सीधी जंग से हमेशा बचता रहा। पर उसने रूस पर नकेल कसने के लिए एक नई तरकीब निकाल ली। अमेरिका ने अपनी वायुसेना की आधुनिक 101st एयरबोर्न डिवीजन की एक बड़ी टुकड़ी को रोमानिया में तैनात कर दिया। नेटो देश रोमानिया रूस के बेहद करीब है और उसके दक्षिण पूर्व का हिस्सा तो क्राइमिया से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यानी अमेरिका ने अपनी वायुसेना की टुकड़ी को क्राइमिया के इतने पास तैनात कर दिया है कि पुतिन की चिंता बढ़ जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में ही पुतिन के हथियारों का भंडार और कई अहम एयरबेस है, जिन पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। और अब ट्रेनिंग के नाम पर रोमानिया में अमेरिकी फौज की मौजूदगी ने यह बता दिया कि उन पर खतरा और बड़ा हो गया है। अमेरिका ने रोमानिया में सिर्फ क्राइमिया की तरफ ही सेना और हथियारों की तैनाती नहीं की है, बल्कि उसने रोमानिया के उत्तर में भी सैनिक। फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो में ईरान के सुप्रीम लीडर का कार्टून छपने पर विवाद हो गया और ईरान में फ्रांस के राजदूत को तलब किया गया। यह कार्टून ईरान में चल रहे हिजाब आंदोलन पर छापा गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का भी कार्टून था। जिस मैगजीन ने यह कार्टून छापा उसका नाम शार्ली एब्दो है, जो पहले भी विवादास्पद कार्टून के लिए मुस्लिम देशों के निशाने पर रह चुकी है। एक बार फिर उसने विवादास्पद काम किया, जिस पर ईरान सरकार भड़क गई और वहां की विदेश मंत्री ने फ्रांस को इस हरकत का जवाब देने की चेतावनी दी। यही नहीं, ईरान में फ्रांस के राजदूत को तलब कर लिया गया, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने मीडिया को इसकी जानकारी दी और दो टूक कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मुस्लिम देशों की पवित्रता का अपमान करने का फ्रांस को कोई अधिकार नहीं है और उसे मैगजीन पर फ्रांस सरकार की कार्रवाई का इंतजार है। हालांकि फ्रांस सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन शार्ली एब्दो मैगजीन का बयान आया जिसमें उसने झुकने से इनकार कर दिया। मैगजीन के डायरेक्टर ने कहा कि कार्टून के जरिए ईरान में चल रहे प्रदर्शनों की सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है और ये ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने का तरीका है। इधर आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के नेता महेश नायडू एक पेट्रोल पंप कर्मचारी पर भड़कते नजर आए और उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरते ही उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। उन्हें गुस्से में देख उनका एक समर्थक भी आगे बढ़ा और उसने उस पंप कर्मी को गिराकर पीट दिया। इसके बाद वो तेजी से कार की तरफ गया और उसमें रखी लोहे की रॉड निकाल लाया। हालांकि इससे पहले कि वो उस रॉड से हमला कर पाता, बाकी लोगों ने उसे रोक दिया, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस नेता महेश नायडू का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद हवा में उछलकर उस पंप कर्मी के पेट में लात मारी और फिर उसे जमीन पर गिराकर कई थप्पड़ जड़ दिए। इस पिटाई से वो बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वाईएसआर कांग्रेस नेता महेश नायडू और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उधर ओडिशा सरकार ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीतने पर हर भारतीय खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। FIH पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी का जिम्मा इस साल भारत के कंधों पर है, जो 13 से 29 जनवरी तक ओडिशा में खेला जाएगा। इसी के खिलाड़ियों के ठहरने के लिए बने वर्ल्ड कप विलेज के उद्घाटन के कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे थे। वहां उन्होंने भारतीय हॉकी टीम से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो हर खिलाड़ी को ओडिशा सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस बीच दिल्ली के कंझावला केस में 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के मुताबिक जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच आरोपियों का पहला सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अंजलि को टक्कर मारने वाली कार में बैठे 5 आरोपी दिखाई दिए, जिन्होंने रोहिणी के सेक्टर 1 में अपनी गाड़ी खड़ी की, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां 2 लोग खड़े थे और जैसे ही वो कार वहां पहुंची, सभी आरोपी कार से उतर गए। इसके बाद पहले से खड़े 2 लोग उसमें बैठ गए और फिर वो उस कार को लेकर वहां से चले गए, जिसके बाद पुलिस इस मामले में उन दोनों की भी तलाश कर रही है। कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है, जिन्होंने अंजलि को अपनी कार से घसीटकर मारने के बाद 5 आरोपियों की मदद की थी, ताकि उनके जरिए दिल्ली पुलिस ये पता लगा सके कि उन लोगों ने आरोपियों की मदद क्यों की थी। इसी बीच अंजलि के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सुल्तानपुरी इलाके में एक बार फिर प्रदर्शन हुआ, जिसके जरिए सभी आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की गई। लोगों ने इस मुद्दे पर सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई महिलाएं जमीन पर ही बैठ गईं। फांसी दो, 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 फांसी दो। वहीं अंजलि के परिवार ने दिल्ली पुलिस से निधि के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की। 5 आरोपी नहीं है सर, अब ये 6 आरोपी हैं और जो 6ठी आरोपी है वो निधि है। इस बीच निधि पर लग रहे आरोपों पर अब उसकी मां सामने आ गई और उन्होंने अपनी बेटी का बचाव किया, क्योंकि इस मामले में जब से निधि सामने आई है तब से वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसका हर बयान सामने आ रहे सीसीटीवी वीडियो से मेल नहीं खा रहा। उसने सबसे पहले तो यह दावा किया था कि वो हादसे के वक्त अंजलि के साथ थी, लेकिन एक दिन पहले सामने आए वीडियो में दिखा कि वो हादसे से पहले ही अपने घर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा निधि ने यह भी दावा किया था कि हादसे के वक्त गाड़ी अंजलि चला रही थी,
जबकि दूसरे सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि रोहिणी के सेक्टर 23 के होटल से निकलते वक्त स्कूटर वही चला रही थी। इसके बाद निधि ने अंजलि पर शराब पीने का भी आरोप लगाया था, जिसे अंजलि की मां ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अंजलि के परिवार वालों ने निधि पर कई आरोप लगाए, लेकिन न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में निधि की मां ने अपनी बेटी पर लग रहे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। झूठ नहीं बोलती वो लड़की, बड़ी सही है बस। इस बीच खबर है कि दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने का भी केस दर्ज कर लिया है। इधर अंजलि की दोस्त निधि के पड़ोसी निशांत नाम के एक लड़के ने निधि पर धमकी देने का आरोप लगाया। निशांत वही है जो हादसे वाली रात उस सीसीटीवी वीडियो में दिखा था जब निधि अपने घर लौटी थी। और निशांत का दावा है कि उसे निधि लगातार गालियां और धमकी दे रही, क्योंकि उसने निधि के फोन का चार्जर मांगने वाली बात सबको बता दी थी। बात सुन लूंगी, इतना ही दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊंगा नहीं, मैं चक्कर में फंसूंगा। इससे पहले निधि ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया था कि हादसे के बाद उसका फोन वहीं टूट गया था और इसीलिए वो पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं दे पाई थी। मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। लेकिन बाद में जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि निधि उस रात अपने घर में दाखिल होने से पहले निशांत के पास गई थी। उधर न्यूज 18 की टीम ने अंजलि को टक्कर मारकर 12 किलोमीटर तक घसीटने वाले आरोपियों के दावों की पड़ताल की। 5 आरोपियों का दावा है कि उन्हें टक्कर के बाद पता नहीं चल पाया था कि उनकी गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई है। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की तो ये बात साफ तौर पर सामने आई कि गाड़ी के नीचे कुछ भी फंसने से ड्राइवर को पता चल जाता है। इसके लिए न्यूज 18 की टीम ने एक ऑटो एक्सपर्ट का सहारा लिया, जिन्होंने डमी के तौर पर बोरी में भूसा भरकर हादसे को रिक्रिएट करने की कोशिश की। तो जो 5 लोग बैठे हैं उनको पता तो चलना चाहिए। बिल्कुल पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा। ऑटो एक्सपर्ट के मुताबिक आरोपियों ने अंजलि को सामने से टक्कर मारी होगी और फिर उन्होंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी होगी। तभी अंजलि उनकी कार के नीचे फंस गई और सड़कों पर घिसटती चली गई, जो उसकी मौत की वजह बनी। उधर बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव से पहले एक साथ कई बम मिलने से हड़कंप मच गया। उन बमों को खेत में छिपाकर रखा गया था, जिसे बॉम्ब स्क्वाड ने एक एक कर निष्क्रिय कर दिया। इन बमों को खेतों के बीच 2 डब्बों में छिपाया गया था, जिन्हें देखकर किसानों के होश उड़ गए और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। उधर अमेरिका के एक मीडिया आउटलेट के हाथ लगे विस्फोटक दस्तावेजों से यूक्रेन की जंग के बारे में एक बेहद सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ। खबर है कि यूक्रेन को हथियार देने के साथ ब्रिटेन की फौज चोरी छिपे रूस की सेना को ठिकाने लगाने में लगी है। इस काम के लिए वो जासूसी करने वाली अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी की मदद ले रही है और उससे मिली इंटेलिजेंस के आधार पर ब्रिटेन चुन चुनकर यूक्रेन में रूस की सेना को निशाना बना रहा है। ग्रे जोन नाम की अमेरिकी वेबसाइट ने लीक हुई फाइलों के आधार पर दावा किया कि जासूसी करने वाली अमेरिका की प्राइवेट कंपनी एनोमली 6 ब्रिटेन की सेना को इंटेलिजेंस मुहैया करवा रही है, ताकि वो उसे अपना हथियार बनाकर यूक्रेन में रूस के सैनिकों को मौत के घाट उतार सके। दावा किया गया कि उसी जानकारी का इस्तेमाल करके क्राइमिया के ब्रिज को उड़ाया गया था। अक्टूबर में क्राइमिया में रूस के कर्च ब्रिज पर धमाका हुआ था। तब भी खबर आई थी कि धमाके के पीछे ब्रिटेन था। उसी ने यूक्रेन को हमले का पूरा प्लान बनाने में मदद की थी। और अब अमेरिका की वेबसाइट भी वही दावा कर रही, और वो भी सबूतों के आधार पर दावा कर रही। यानी यूक्रेन अकेला रूस से जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि पर्दे के पीछे ब्रिटेन उसकी बैसाखी बना हुआ है। वो भी फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से नहीं, बल्कि जंग शुरू होने से पहले से ही। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिकी कंपनी के जरिए यूक्रेन में मौजूद रूस के सैनिकों, उनके साजो सामान की एक एक जानकारी और मूवमेंट पर नजर रख रही है, वो भी रियल टाइम में। मतलब यहाँ यूक्रेन में रूस की सेना एक कदम भी आगे बढ़ाती है तो ब्रिटेन को ठीक उसी वक्त उसकी भनक लग जाती है। इधर पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली में दिखा और पारा नीचे चला गया। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया और तापमान 3 डिग्री तक लुढ़क गया। यही नहीं, घने कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसका मतलब ये हुआ कि ठंड और बढ़ सकती है। इस बीच नेटो ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अपने ही सदस्यों को बहुत बड़ी चेतावनी दी। नेटो के चीफ ने 2 टूक कहा कि पश्चिमी देश जंग में रूस को कम आंकने की गलती कतई न करें, क्योंकि जंग में अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती से बड़ी कोई गलती नहीं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग ने सैन्य गठबंधन के सदस्यों से बिल्कुल साफ साफ कहा कि वो यूक्रेन में रूस को मिलते झटकों पर जश्न न मनाएं, क्योंकि वो रूस है और रूस ये दिखा चुका है कि वो जंग में बड़े से बड़ा नुकसान झेलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि पुतिन ने यूक्रेन में अपना प्लान या मकसद बदला है, इसलिए रूस को कम समझना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उधर मुंबई में 25 लाख की ड्रग्स के साथ 3 लोग पकड़े गए, जिन्हें मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने पकड़ा।
जिन पर आरोप है कि वो बॉडी बिल्डिंग की आड़ में ड्रग्स का कारोबार चला रहे थे। पकड़े गए तीनों आरोपियों में एक बॉडी बिल्डर, दूसरा बैंक मैनेजर जबकि तीसरा ड्रग पेडलर बताया गया, जिनके पास से मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 25 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद किए। इस बीच 3 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ हुए पहले T20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाज उमरान मलिक ने इतिहास रच दिया। उन्होंने इस मैच में भारतीय T20 इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी, जिसने 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से श्रीलंका के कप्तान दसुन शानका का शिकार किया। मंगलवार को खेले गए भारत के इस साल के पहले T20 मुकाबले में उन्होंने ये कारनामा पारी के 17वें ओवर में किया। उमरान ने दसुन शानका को जो गेंद डाली उसकी रफ्तार से वो भौचक्के रह गए और उसे रोकने के चक्कर में एक्स्ट्रा कवर में खड़े चहल के हाथों में कैच थमा बैठे। हालांकि उमरान मलिक इससे पहले IPL के एक मुकाबले में 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर चुके हैं। उनसे पहले भारत के लिए T20 इंटरनेशनल मुकाबले में सबसे तेज गेंदबाजी का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम था, जिन्होंने 153.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली थी। इधर बिहार में महागठबंधन की सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर अपने ही सहयोगियों के निशाने पर आ गए, जिसके बाद बीजेपी को नीतीश कुमार को घेरने का मौका मिल गया, क्योंकि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने ही सवाल उठा दिए और इतनी भीषण ठंड में उनकी इस यात्रा को लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाला बता दिया। जनता को भी आप परेशान कर रहे हैं। हालांकि शिवानंद तिवारी के इस बयान को उनकी ही पार्टी के मंत्री ने खारिज कर दिया, लेकिन महागठबंधन में नीतीश के फिर निशाने पर आने से बीजेपी को उन्हें घेरने का एक और मौका मिल गया। वृद्धावस्था में आ गए हैं, आपको कहीं ठंड लग जाएगी तो ये बिहार के हित में ठीक नहीं है। जिस समाधान यात्रा पर शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाए वो 7 फरवरी तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में जाकर विकास के काम की समीक्षा करेंगे। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में मोटरसाइकिल छोड़कर भागने वाले 3 संदिग्धों की तलाश जारी है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया, क्योंकि पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वो जंगल की तरफ भाग निकले, जिसके बाद रात के अंधेरे में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ जवान जंगल के अंदर गए जबकि बाकी ने सड़क पर मोर्चा संभाला। नाका तोड़कर भागे हुए लोग हैं। बताया गया कि तीनों में एक संदिग्ध के पास बैग भी है। राजौरी में इस हफ्ते हुए 2 आतंकी हमलों में 6 लोग मारे गए थे। इस बीच जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में अखनूर के लोगों ने प्रदर्शन किया। राजौरी में इस हफ्ते हुए 2 आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान का पुतला फूंका कि पाकिस्तान भी अमन से रहे और हमें भी अमन से रहने दे। प्रदर्शन के दौरान अखनूर के बाजार बंद रहे। वहां आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए हमले के 5 दिन बाद भी आतंकियों का पता नहीं चलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी तलाशी अभियान में उतर गए। राजौरी के डांगरी गांव में हुए इस आतंकी हमले में 6 लोग मारे गए थे, जिन पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए खुद जम्मू जोन के एडीजी मुकेश सिंह भी मैदान में उतर आए। आतंकियों की तलाश के लिए डांगरी गांव के पास के करीब 10 किलोमीटर के इलाके को छाना गया। पुलिस के अलावा सेना की कई टुकड़ियां भी उन आतंकियों की तलाश में जुटी हैं। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की और इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। बाइडेन ने खुलकर कहा कि चीन कोरोना फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा, जिससे खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और करीब 41% केस इसी वेरिएंट के मिले हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट म्यूटेशन से बना है और इतना खतरनाक हो चुका है कि वैक्सीन भी बेअसर हो जाए, यानी ताकतवर इम्यूनिटी वाले लोग भी इससे लड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन नाम की संस्था ने दावा किया कि XBB.1.5 के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और हफ्ते दर हफ्ते इनकी संख्या दुगनी होती जा रही है। यही नहीं, अमेरिका के उत्तरी हिस्से में कोरोना के 75% मरीजों में XBB.1.5 ही मिला है और इसी वजह से अमेरिकी सरकार परेशान है। उसने खुलकर कहा कि वहां ये हाल चीन की वजह से हुआ, क्योंकि चीन ने कोरोना पर लगाम नहीं लगाई, जिसकी वजह से वायरस अपना रूप बदलता रहा और उसके अलग अलग वेरिएंट दुनिया में फैलने लगे, जिनमें एक अमेरिका में भी है, जिसे कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। अमेरिका ने चीन से कहा कि अब भी समय है वो कोरोना को दूसरे देशों की सीमा में घुसने से रोके और सख्त कदम उठाए, क्योंकि चीन में कोरोना का विस्फोट करीब है और अगर चीन झूठ बोलता रहा और अपने नागरिकों को दूसरे देशों में भेजता रहा तो बात हाथ से निकल जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इधर एक महिला को थप्पड़ मारते दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिस कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद आरोपियों से इस मामले में विभाग ने जवाब तलब किया, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो में गश्त पर निकले पुलिस वाले बदसलूकी करते दिखे। घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है, जहां के SHO पर महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। इस मामले में पीड़ित परिवार ने आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की कि हमें इंसाफ चाहिए कि उन लोगों ने ऐसे कैसे मारा। ये वीडियो 31 दिसंबर की रात का बताया गया, जो अब सामने आया। हालांकि पुलिस वालों ने सफाई दी कि वो शराब पीकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने पहुंचे थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई।
उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ड्रोन वॉर को धार देने के लिए ईरान ऐसे जंगी जहाज बना रहा है जिनकी मदद से वो अपने आत्मघाती ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकेगा। असल में यूक्रेन युद्ध में ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी। और अब पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि ईरान ड्रोन वॉर को धार देने के लिए जंगी जहाज बनाने में जुट गया है। वो ऐसे जंगी जहाज बना रहा है जिनकी मदद से वो आसानी से अपने शाहिद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन को कहीं भी ले जा सकेगा। इसके अलावा इन जंगी जहाजों की वजह से उसके ड्रोन की मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी। पश्चिमी मीडिया का यह भी कहना है कि ईरान ऐसे 2 जंगी जहाज बना रहा है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर उसका एक जंगी जहाज बनकर तैयार भी हो जाएगा। इधर त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले में एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के पूरी तरह बनकर तैयार होने की तारीख का ऐलान कर दिया। अमित शाह वहां बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने राम मंदिर के पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की तारीख की घोषणा कर दी। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। इतना ही नहीं, राम मंदिर के बहाने गृह मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस बीच भारत की वायुसेना के बाद नौसेना में भी रफाल को शामिल करने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए जल्द ही फ्रांस से डील हो सकती है। यह दावा फ्रांस के मीडिया ने किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मार्च में भारत आने वाले हैं और फ्रांस के मीडिया ने दावा किया कि इसी दौरान दोनों देशों में डील हो सकती है, जिसके बाद भारत की नौसेना में रफाल की एंट्री का रास्ता खुल जाएगा। वैसे रफाल भारत की वायुसेना का हिस्सा है, लेकिन अब नौसेना में भी उन्हें शामिल करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना का मानना है कि राफाल उसकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा और रूस के 48 पुराने मिग-29 की जगह लेगा। फ्रांस को भी भरोसा है कि राफाल और भारत के युद्धपोत INS विक्रांत की जोड़ी समंदर में कमाल करेगी। वैसे इस रेस में अमेरिका का लड़ाकू विमान FA-18 भी शामिल था, लेकिन राफाल उस पर भारी पड़ा। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि बाजवा उनकी हत्या की साजिश रच रहे थे ताकि इमरान की मौत के बाद वो पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले सकें। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह आरोप पाकिस्तान के एक चैनल बोल न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में लगाया। उन्होंने दावा किया कि कमर जावेद बाजवा ने उन्हें जान से मारने की साजिश रची थी ताकि रिटायरमेंट की उम्र तक आ जाने के बावजूद उन्हें एक और कार्यकाल मिल सके, और ये तभी मुमकिन था जब पाकिस्तान की कमान सेना के हाथ में होती। इमरान के मुताबिक जनरल बाजवा उन्हें मौत के घाट उतारकर देश में इमरजेंसी लगाने की पूरी तैयारी में थे। हालांकि इमरान ने इस इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि इस आरोप के बाद उन्हें लगातार धमकियां भी मिलने लगी, लेकिन वो उनसे बगैर घबराए वजीराबाद में उन पर हुए हमले की साजिश का पर्दाफाश भी जल्द ही करेंगे। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में दहशत के साए में जी रहे लोगों के बीच एक बार फिर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, जहां जमीन धंसने से कई परिवार घर छोड़ने को मजबूर हैं। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि NTPC का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस समस्या की जड़ है, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। लोगों ने NTPC के इस प्रोजेक्ट के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में कई लोग मशाल थामे दिखाई दिए, जबकि कई महिलाएं भी अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरी। यहाँ पे लगातार 584 परिवार प्रभावित हो गए। इस दौरान न्यूज़ 18 के कैमरे में कुछ डरा देने वाली तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई, जिनमें दिखा कि पहाड़ों पर दरारें पड़ने से पानी तेजी से निचले इलाकों में बह रहा है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें वहां बारिश के मौसम में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जमीन धंसने और दरारें पड़ने से नाले जहां तहां से बहने लगे हैं, जिसकी वजह से जोशीमठ के सैकड़ों मकानों की नींव कमजोर हो चुकी है। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम पहाड़ों पर उन इलाकों में भी पहुंची जहां इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वहां सन्नाटा पसरा है। पर्यटक डर के मारे उन जगहों पर जाना नहीं चाहते, जिससे होटल मालिकों की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ जहां उन्हें कोई आमदनी नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कई ऐसे होटल खाली करा लिए हैं जो कभी भी ढहने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही वहां के कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि NTPC के हाइड्रो प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही सुरंगों की वजह से ही जमीनें खिसक रही हैं। जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने जमीन खिसकने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए NTPC के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। इसके तहत वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम पिछले कई महीनों से चल रहा था, जिसे राज्य सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि वहां अगले आदेश तक किसी तरह का निर्माण नहीं होगा। जो भी NTPC और BRO के काम चल रहे हैं उसको तत्काल रोक दिया गया। हालांकि लोगों की मांग है कि सरकार मुआवजा देकर उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दे। प्रभावितों ने यह कहा है कि जब तक पूर्ण व्यवस्थाएं नहीं हो जाती हैं, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा।
इससे पहले जोशीमठ के एक इलाके में कई लोगों ने अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, जिसे सरकार के फैसले के बाद खोल दिया गया। उधर मुंबई के विक्रोली में एक 25 मंजिला इमारत की लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम को वहां के लिए फौरन रवाना कर दिया गया, जिन्होंने हादसे वाली जगह पहुंचते ही लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि हादसे के वक्त लिफ्ट में 4 लोग सवार थे, जिनमें 3 को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक की हादसे में मौत हो गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में सीज फायर का ऐलान कर दिया। उन्होंने यह ऐलान इसलिए किया क्योंकि 2 दिन बाद यानी 7 तारीख को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाएगा। रूस और यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। इसी वजह से पुतिन ने क्रिसमस मनाने के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ये युद्ध विराम 6 जनवरी की रात 9 बजे से 7 जनवरी तक लागू रहेगा। करीब 11 महीने से जारी युद्ध के दौरान ये पहली बार है जब रूस ने सीज फायर का ऐलान किया। इससे पहले यूक्रेन ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के लिए युद्ध रोकने की मांग की थी, लेकिन तब रूस नहीं माना था। इस बीच दिल्ली के पास नोएडा में भी दिल्ली के कंझावला जैसी घटना सामने आई। आरोप है कि डिलीवरी बॉय को टक्कर मारने के बाद कार सवार ने उसे काफी दूर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि टक्कर के बाद डिलीवरी बॉय को घसीटने का सबूत नहीं मिला, जबकि परिवार ने टक्कर मारने के बाद घसीटे जाने का दावा किया और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सड़क हादसे की यह घटना 1 जनवरी की रात दिल्ली के पास नोएडा की बताई गई। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया का ड्रोन उसके नो फ्लाई जोन में घुस गया। ये ड्रोन दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में राष्ट्रपति भवन के करीब तक पहुंच गया, लेकिन इसकी भनक सेना को भी नहीं लग सकी। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन जहां उड़ रहा था, वहां से राष्ट्रपति भवन की दूरी 4 किलोमीटर से भी कम थी। हालांकि कुछ देर बाद ड्रोन वापस अपनी सीमा में लौट गया। असल में पिछले महीने 26 दिसंबर को उत्तर कोरिया के 5 ड्रोन ने दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन उन्हीं में एक था। हालांकि पहले वहां की सेना ने सोल में इस ड्रोन के घुसने की बात नहीं मानी, लेकिन अब उसने माना कि उससे चूक हुई। खबर है इसीलिए दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को दोबारा ड्रोन से घुसपैठ करने पर 2018 में हुए सैन्य समझौते को तोड़ने की चेतावनी दे दी। इधर मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ यूपी में उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से भी मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में मुकेश अंबानी योगी आदित्यनाथ को गुलदस्ता भेंट करते दिखे। वहीं बाकी तस्वीरों में दोनों आपस में बातचीत करते दिखे। मुकेश अंबानी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात मुंबई के ताज होटल में हुई। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में एक बार फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद बनी नई सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और सड़कों को जैम कर हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। पेरू की राजधानी लीमा में तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो के समर्थकों ने वहां की संसद को भी घेरने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। असल में पेड्रो कास्टिलो को पिछले महीने 7 दिसंबर को पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वहां नई सरकार बनी। लेकिन अब उनके समर्थक अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन कर उनकी रिहाई और दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इधर दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में शाम 7:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 बताई गई, जबकि उसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था। इस भूकंप के दौरान जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में कुछ तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें घरों के अंदर मौजूद पंखे और दूसरी चीजें हिलती नजर आईं, जिन्हें देखकर लोग दहशत से भर गए। इससे पहले 1 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस दिन भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 थी। उधर माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खुद सत्या नडेला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री से मिलने की जानकारी दी और कहा कि उनकी कंपनी डिजिटल इंडिया को मजबूती देने में पूरी मदद करेगी। नडेला ने देश के डिजिटल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट कर उनसे हुई मुलाकात पर खुशी जताई। नींद की एक किताब रखना, नींद की एक किताब रखना, करवटों का हिसाब रखना, पत्थरों का मिजाज पढ़ना, हाथ में फिर गुलाब रखना। 100 बात की एक बात कही भारद्वाज ने, हर डगर में सवाल होंगे, हर कदम पर जवाब रखना, धड़कनों में जुनून कोई, सांस में इंकलाब रखना। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।